हेलो दोस्तों, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में एज यू लाइक इट के टेक्स्ट के बारे में पढ़ लिया था। उनके क्या कहानी थी, क्या कैरेक्टर्स थे, कौन कौन से कैरेक्टर ने क्या क्या रोल प्ले किया, क्या क्या डायलॉग्स थे, उन सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर ली थी। ठीक है ना। और एज आई प्रोमिस यू कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में एज यू लाइक इट के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो दोस्तों, आज वाली क्लास में मैं आपके एज यू लाइक इट के लिए एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे एज यू लाइक इट में कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। इसके अलावा ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो अब आगे उनकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं एज यू लाइक इट के। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो स्कूल लेक्चरर के 2011 में क्वेश्चन आया है। स्कूल लेक्चरर 2011 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है? स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। ये आपको ध्यान हो तो एक्ट सेकंड में सीन फर्स्ट ड्यूक सीनियर, ड्यूक सीनियर ये बात कहते हैं स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। ड्यूक सीनियर जो कि ड्यूक फ्रेडरिक के बड़े भाई हैं, ड्यूक जूनियर के बड़े भाई हैं। और ये इनको जो इनके छोटे भाई हैं ड्यूक जूनियर या ड्यूक फ्रेडरिक, वो इनकी प्रॉपर्टी को यूजअप कर लेते हैं, मतलब ऐसे ना हड़प लेते हैं और इनको जंगल भेज देते हैं। तो ये फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में आते हैं और वहां रह रहे हैं अपने साथियों के साथ, जैकवेज, अमीन्स और जो बाकी के लॉर्ड्स और जो इनके फॉलोवर्स हैं उनके साथ में ये रॉबिन हुड की तरह वहां पे ड्यूक ऑफ आर्डन में रह रहे हैं, जो फ्रांस का एक जंगल है इमेजिनरी। यहाँ पर ये रहते हैं और इनको बड़ा अच्छा लग रहा है। ये कहते हैं कि यहाँ जंगल में उनको काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। यहाँ पर लोग यूज अप नहीं करते प्रॉपर्टी को, यहाँ लोग आपको बाहर नहीं भेजेंगे, कोऑपरेटिव लोग हैं, अच्छा माहौल है जंगल का। यहाँ हर चीज में अच्छा है। ट्रीज में वो कहता है कि टंग्स है, स्टोन्स में सरमन है, ब्रूक्स में बुक्स हैं। इस तरह की बात करता है और कहता है कि स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। जब आप एडवर्सिटी में रहते हो, जंगल जैसे आप प्रतिकूल माहौल में रहते हो, एडवर्स एटमोस्फियर में रहते हो, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप काफी अच्छे निखर के आप आते हो। तो ये वो बात करता है। तो स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ये बात किसने बोली है? ये ड्यूक सीनियर ने बोली है, ड्यूक सीनियर। ठीक है ना। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा बी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज द ड्यूक सीनियर स्टेइंग। ड्यूक सीनियर कहां रुके हुए हैं आफ्टर बीइंग डिस्पोज्ड? कहां रुके हुए हैं वो? ऑफिस किंगडम, जब उनको किंगडम से डिपोज कर देते हैं, उनके पद से हटा करके उनको भेजते हैं, तो कहां चले जाते हैं वो जाते हैं फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। इन बर्मनवुड नहीं, ये तो मैकबेथ में था। पेंटेड हाउस इन लंदन नहीं, इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में वो चले जाते हैं। तो आंसर होगा इसका सी। ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। थर्ड क्वेश्चन, रोजालिंड इज द डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर। मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, जो रोजालिंड है वो ड्यूक सीनियर की बेटी है। तो नेम सीलियास फादर, सीलिया किसकी बेटी है? सीलिया के फादर का नाम क्या है? ड्यूक फ्रेडरिक। ड्यूक फ्रेडरिक सीलिया के फादर का नाम है। ठीक है ना। तो जैकवेस, ओलिवर, ऑरलैंडो या फ्रेडरिक? फ्रेडरिक। ओलिवर, ऑरलैंडो और जैकवेस ये तीनों तो भाई होते हैं। ये रोलैंड डी बॉयस के बेटे हैं। ठीक है ना। सीलिया के फादर का नाम है फ्रेडरिक, ड्यूक फ्रेडरिक या ड्यूक जूनियर, जूनियर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं दोस्तों। देखिए, इन द प्ले जैक्विस इज, जैक्विस कौन है प्ले के अंदर? ए सिनिक है, बिल्कुल एक सन की है, सिनिक फिलोसफर है वो, सिनिक फिलोसफर जो बहुत ही सन की टाइप का है और सैडनेस में रहता है, मेलंकली में रहता है।
सिनिक है, फिलोसफर है, मेलनकलिक में रहता है, उदास रहता है, सैड रहता है, हमेशा सोचता रहता है, ठीक है ना, और दुखी सा रहता है। और वो बताता भी कि एक बार मैं ट्रैवलर था, मैं बहुत सारी दुनिया घूमी तो मैंने बहुत सारे दुख देखे हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसे गलत काम करते देखा है, इसलिए वो मेलनकलिक रहता है। तो वो सिनिक है, सनकी है, हर किसी को वो उल्टा सीधा कहता रहता है, कमियां निकालता रहता है। तो जैक्विस क्या है, एक सिनिक है। फोर्थ का ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, शी इज टू सब्टल फॉर दी, वो तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी है, सब्टल है। And her smoothness, her very silence and her patience speak to the people. और जिस तरह से लोगों से बात करती है, उसका जो पेशेंस है, उसकी जो साइलेंस है, दे पिटी हर, वो उस पर दया करते हैं। ये बात ड्यूक फ्रेडरिक ने अपनी नीस रोजलिंड के लिए कहा, और वो सीलिया को ये बात समझाते हैं। ड्यूक फ्रेडरिक की जो बेटी सीलिया है, वो और रोजलिंड दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड है। वो जूनो एंड स्वान की तरह रहती हैं, बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, दोस्त हैं। वो कजन तो है ही अपने, वो ना वो कजन है दोनों, और बहुत प्यार से रहती हैं। जब ड्यूक फ्रेडरिक ड्यूक सीनियर को जंगल में डिपोज वहां भेज देते हैं कि तुम जाओ, एग्जाइल कर देते हैं उसको, जंगल भेज देते हैं, एक्सपेल कर देते हैं, तो उनकी बेटी को भी जाना चाहिए था साथ में। लेकिन सीलिया अपनी बहन रोजलिंड से बहुत ज्यादा प्यार करती है। तो वो कहती है कि अगर पापा, फ्रेडरिक को बोलती हो कि पापा अगर ये चली गई तो मैं भी साथ जाऊंगी, या फिर मैं मर जाऊंगी, मैं रह नहीं पाऊंगा इसके बिना, तो इसको आप रोकिए। तो फिर इस वजह से मजबूरी में ड्यूक फ्रेडरिक को अपनी बेटी सीलिया के चक्कर में रोजलिंड को रोकना पड़ता है। लेकिन जब रोजलिंड वहां रहती है तो ड्यूक फ्रेडरिक को ये लगता है कि मेरी बेटी इस रोजलिंड की वजह से ज्यादा शाइन नहीं कर पा रही, ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पा रही, लोग रोजलिंड को ज्यादा पसंद करते हैं। तो वो अपनी बेटी सीलिया कहते हैं कि भाई तुम्हें इसको भेजना चाहिए, अगर तुम नहीं भेजोगे तो तुम इंपॉर्टेंट नहीं रहोगी, या तुम फेमस नहीं हो पाओगी, ज्यादा रोजलिंड जो है लोगों की सिंपैथी ले लेगी, पिटी ले लेगी। तब वो कहते हैं कि शी इज टू सब्टल फॉर दी, वो तुम्हारे लिए बहुत सब्टल है। हर स्मूथनेस, उसकी जो स्मूथनेस है, जो साइलेंस है, उसका जो पेशेंस है, ये लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। लोग उससे बात करते तो बहुत अच्छे ढंग से बात करती है, बहुत अच्छी है, वो सब्टल है, पेशेंट है, दे पिटी है, उसको दया करते हैं। तो ये बात कौन कहता है, ये ड्यूक फ्रेडरिक कहता है रोजलिंड के लिए, किसको, सीलिया को। तो क्वेश्चन है हु स्पीक्स, कौन बोलता है दीज लाइंस एंड अबाउट हुम, और किसके लिए बोलता है। हु स्पीक्स दीज लाइंस एंड अबाउट हुम, तो ये बोलता है ड्यूक फ्रेडरिक अबाउट रोजलिंड। किसके लिए बोलता है वो, रोजलिंड के लिए बोलता है। आंसर होगा सी, ठीक है ना, फिफ्थ का आंसर सी करेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखो ये 5 क्वेश्चन आ चुके हैं 2011 में। 6th क्वेश्चन भी वहीं से था। अंडर द ग्रीन वुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी, दिस सॉन्ग हैज बीन संग बाय। देखो एज यू लाइक जो है ना, एज यू लाइक इट जो ड्रामा है, मैंने बताया था आपको, इसके अंदर बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। देयर आर 5 सॉन्ग्स, जिसमें 2 गाने अमीज ने गाए। ये पहला गाना है उसका, अंडर द ग्रीन वुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी। दिस इज द फर्स्ट सॉन्ग संग बाय अमीज। इसके अलावा अमीज ने एक गाना और गाया, वो ब्लो ब्लो वाला, जो विंड होती है, जो वेस्ट, जो विंटर विंड्स हैं, उसके लिए सेकंड सॉन्ग वो था जो उसने गाया। तो ये अमीज ने गाया दोस्तों। तो इसका आंसर ए होगा 6th का, अंडर द ग्रीन वुड ट्री। और मैंने बताया था कि अंडर द ग्रीन वुड ट्री इसी के नाम से बाद में टॉमस हार्डी ने एक नॉवल भी लिखा था। ये ए आंसर होगा, अमीज का गाया गाना है, फर्स्ट सॉन्ग है। फिर देखिए आप, व्हाट नेम डज रोजलिंड अस्यूम फॉर हर डिस्गाइज सेल्फ इन एज यू लाइक इट। जब रोजलिंड को ड्यूक फ्रेडरिक कहता है कि तुम्हें जाना पड़ेगा जंगल में, तो उसको ऑप्शन नहीं होता, तो जाती है, और साथ में सीलिया भी चली जाती है। तो रोजलिंड उस समय गैनेमिड का नाम लेती है, अपने आप को डिस्गाइज करती है, एक आदमी के रूप में, एक नवयुवक के रूप में, एक यंग मैन के रूप में,
और अपना नाम वो गैनिमेड लेती है, और जो सीलिया है वो एलियना नाम की लड़की बनती है, डिस्गाइज मतलब भेष बदल करके। रोजालिंड बनती है गैनिमेड और सीलिया बनती है एलियना। तो सीलिया सॉरी रोजालिंड कौन सा नाम लेती है? गैनिमेड का। तो आंसर हो जाएगा सी। और सीलिया ये नाम लेती है एलियना, ये एलियना का नाम, सीलिया एलियना का नाम लेती है और रोजालिंड जो होती है वो गैनिमेड का नाम लेती है। ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा अपना सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, What does the disguised Rosalind promise to do for Orlando in As You Like It? जब वो जंगल में पहुंच जाती है क्या बोलते हैं उसको, रोजालिंड, और वो गैनिमेड का डिस्गाइज कर लेती है, गैनिमेड के रूप में अपना नाम चेंज कर लेती है और आदमी बन जाती है, जो लड़की है वो आदमी बन जाती है। तो इस तरह से जब वो जंगल में रह रही है तो वहां पर ऑरलैंडो भी पहुंच जाता है। ऑरलैंडो रोलैंड डी बॉयस का सेकंड नंबर का बेटा है। उसके 3 बेटे हैं रोलैंड डी बॉयस के। ओलिवर बड़ा बेटा है, बीच वाला है ऑरलैंडो, नहीं बीच वाला है डी डी बॉयस, और छोटा बेटा है ऑरलैंडो। 3 बेटे हैं, ठीक है ना। तो ये जो ऑरलैंडो है ये थोड़ा सा ताकतवर है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, और ओलिवर अपने बड़े भाई से इसकी लड़ाई हो जाती है। अब क्या होता है, ऑरलैंडो को एक रेसलिंग मैच खेलने के लिए जाता है, कुश्ती का मैच खेलने के लिए जाता है, बताया था आपको मैंने कहानी में, ड्यूक फ्रेडरिक के कोर्ट में। वहां चार्ल्स नाम के रेसलर से उसकी लड़ाई होती है, वहां वो जीत भी जाता है, और वहां पर उसको जो ड्यूक फ्रेडरिक है वो इनाम देना चाहते हैं, लेकिन जैसे उनको पता चलता है कि ये तो रोनाल्ड डी बॉयस का बेटा है जो कि मेरे बड़े भाई ड्यूक सीनियर का दोस्त है, तो ये मेरा दुश्मन हो गया, तो उसका बेटा भी दुश्मन हो गया, ऑरलैंडो को दुश्मन मान लेता है, और वो ये चाहता है कि भाई उसको मरवा दिया जाए। लेकिन ऑरलैंडो वहां से निकल जाता है। वहां ओलिवर जो उसका बड़ा भाई है वो भी चाहता है कि ये मर जाए, तो वहां उसका एडम, उसका जो नौकर है, वो साथ लेकर के जंगल में चले जाते हैं। और जब रेसलिंग मैच के लिए जाता है ऑरलैंडो ड्यूक फ्रेडरिक के यहाँ पर, तो उसकी मुलाकात रोजालिंड से होती है। तो रोजालिंड से जब मिलता है तो उसको प्यार हो जाता है, लव एट फर्स्ट साइट। अब वो जब जंगल में चला जाता है तो वो प्यार से पागल हो रहा है, और वहां पर उसको रोजालिंड गैनीमेड के डिस्गाइज में, भेष में मिलती है, और गैनीमेड यानी कि रोजालिंड उसको समझाती है कि भाई तुम्हारी जो ये लव सिकनेस है इसको मैं दूर कर सकती हूँ, और तुम्हें तुम्हारा प्यार रोजालिंड में दिलवा सकती हूँ। रोजालिंड खुद ये बात कहती है ऑरलैंडो को, लेकिन वो गैनीमेड के रूप में है। क्वेश्चन क्या है, जब रोजालिंड डिस्गाइज होती है, भेष बदली हुई होती है, तो क्या प्रॉमिस करती है ऑरलैंडो को कि मैं तुम्हारे को रोजालिंड से मिलवा दूंगी, तुम्हारे को प्यार की जीत हो जाएगी, तुम्हारी लव सिकनेस, जो तुम पागलपन हो रहा है, बीमारी हो रही है, उसको मैं दूर कर दूंगी। तो हेल्प हिम ओवरकम इज लव सिकनेस, बिल्कुल उसकी लव सिकनेस की बीमारी को ठीक करने की बात होगा। तो 8 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विद whom does Oliver fall in love? ओलिवर जो कि ऑरलैंडो का बड़ा भाई है एज यू लाइक इट में, ये थोड़ा सा विलन कैरेक्टर है, जैसे ये और एक ड्यूक फ्रेडरिक, ये दोनों विलन है। ये अपने भाई को, ऑरलैंडो को लेने जंगल में जाता है, जिसको ड्यूक फ्रेडरिक भेजता है कि तुम जाओ अपने भाई को लेकर आओ, क्योंकि उसे डाउट होता है कि ऑरलैंडो के साथ में दोनों लड़कियां भी चली गई है, रोजालिंड और सीलिया, जबकि वो अलग जाती है, ऑरलैंडो अलग जाता है, पर उसको डाउट हो जाता है। ओलिवर उसको जंगल में लेने जाता है, तो जब वो जंगल में लेने जाता है तो उसको वहां सीलिया दिखती है, और सीलिया को पहले ही नजर में उसको प्यार हो जाता है। तो विद होम ओलिवर फॉल इन लव इन एज यू लाइक इट, किससे प्यार होता है इसको? सीलिया से। और सीलिया जो है जंगल में एलियना के भेष में बदली हुई है, एलियना की। सीलिया और एलियना एक ही हैं, रोजालिंड और गैनीमेड एक ही हैं। वो वहां पर एक शेफर्ड मतलब ऐसा ना बनी हुई है, एक
वहाँ की मिस्ट्रेस बनी हुई है जो सेफर्ड है, जिसके अंडर में है ना, और वो जंगल में रहती है कॉटेज के अंदर। एलियना गांव की जंगल की लड़की बन के रहती है वहां पे, और ओलिवर उसको देखता है और देखते उसको प्यार हो जाता है। ओलिवर कौन है? ऑरलैंडो का बड़ा भाई। तो एलियना है, डी। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए आप, Who in speaker Shakespeare's As You Like It can suck melancholy out of a song? कौन है जो सॉन्ग से मेलनकली को दूर कर सकता है, सक आउट कर सकता है? होता क्या है, जब अमीन्स गाना सुनाता है, अंडरवुड वाला गाने सुनाता है अमीन्स, तो जैक्विस को गाना बड़ा अच्छा लगता है। तो जैक्विस कहता है उसको, अमीन्स को, कि तुम गाने और गाओ। जैक्विस और अमीन्स ये ड्यूक सीनियर के साथ में जंगल में है, उसके ये लॉर्ड्स हैं, और वहां रह रहे हैं ड्यूक सीनियर के साथ में। अब वहां टाइम पास करते हो, मनोरंजन करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं। अमीन्स गाना गाता है, जैक्विस को गाना बड़ा अच्छा लगता है, तो जैक्विस कहता है गाना और गाओ। अब आपको ध्यान है कि जैक्विस जो है वो मेलनकलिक कैरेक्टर है, वो दुखी रहता है। तो अमीन्स को कहता है कि तुम ये गाना सुनोगे तो और दुखी हो जाओगे। तब जैक्विस कहता है कि नहीं, गाना सुनने से मेरा मेलनकलिक सक आउट हो जाएगा, ऐसा कहता हूं। तो कौन कहता है बात कि मेरा गाना सुनने से मेलनकली सक आउट हो जाएगी? ये जैक्विस कहता है। आंसर सी होगा, जैक्विस कहता है बात। ठीक है ना, 10th का सी। और देखिए, हाउ डज रोजालिंड रिस्पॉन्ड टू ऑरलैंडो? रोजालिंड ऑरलैंडो को कैसे रिस्पॉन्ड करती है? व्हेन ही कंटेन्स दैट, जब ये कहता है ही विल डाई अनलेस ही रिटर्न्स हिज लव इन एज यू लाइक इट। अगर रोजालिंड उसके प्यार को वापस नहीं लौटाएगी, उससे प्यार नहीं करेगी, तो मर जाएगा। जब ये कहता है ऑरलैंडो, तो रोजालिंड कैसा जवाब देती है? वो कहते हैं कि आज तक हिस्ट्री में लव की वजह से कोई नहीं मरा। चाहे आप हीरो को देख लें, हीरो लिएंडर वाली कहानी में, ठीक है ना, वो 2-3 उदाहरण देती है, तो कोई आज तक इससे नहीं मरा है, लव की वजह से नहीं मरा। किसी और रीजन से मरे होंगे, लव की वजह से कोई नहीं मरा। तो क्या कहती है वो? शी कंपेयर्स ग्रेट लवर्स, नहीं। वो कहती है शी इज नॉट वर्दी ऑफ सच डिवोशन, नहीं। देखो लास्ट वर्ड, ये है ना, शी अश्योर्स हिम दैट नो मैन हैज एवर डाइड ऑफ लव। वो उसको अश्योर करती है कि आज तक कोई भी प्यार की वजह से नहीं मरा है। और किसी रीजन से मरे होंगे, बट प्यार, लव की वजह से कोई नहीं मरा है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। ठीक है ना। और देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट? इनमें से कौन सा गाना नहीं है? मतलब 3 तो गाने हैं, एक गाना नहीं है। अंडर द ग्रीनवुड ट्री, बिल्कुल, ये तो फर्स्ट सॉन्ग है। ब्लो ब्लो दो विंटर विंड, ये सेकंड सॉन्ग है, और दोनों ये अमीन्स ने गाए। व्हाट शैल बी हैव दैट किल्ड द डियर, ये वाला गाना थर्ड सॉन्ग। व्हाट शैल बी हैव दैट किल्ड द डियर, ये तीसरा गाना है। बिल्कुल, तीनों गाने हैं। हियर वी गो राउंड द मलबेरी बुश, ये तो नर्सरी राइम है, ये इसके अंदर नहीं है, ये नर्सरी राइम। हियर वी गो राउंड द मलबेरी बुश, ये वाला गाना एज यू लाइक इट में नहीं है, ये तो एक नर्सरी राइम है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। क्या करेंगे आंसर हम लोग? डी करेंगे। ठीक है ना, 12th का डी हो जाएगा। फिर देखो, हु इज इट इन एज यू लाइक इट दैट ट्यूटर्स ऑरलैंडो हाउ टू बी बेटर लवर? इसमें हु इज इन एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट में कौन है दैट जो कि ट्यूटर करता है ऑरलैंडो को, जो कि ऑरलैंडो को सिखाता है इसके बारे में, टू बी अ बेटर लवर, बेटर लवर कैसे हुआ जाए। तो रोजालिंड ऑरलैंडो को सिखाती है। रोजालिंड गैनीमिड के भेस में है। फीबी, गैनीमिड, सिल्वियस, एलियना। गैनीमिड सिखाता है ऑरलैंडो को, और गैनीमिड लड़के के रूप में बना हुआ है। रोजालिंड एक लड़के का भेष बदलती है जिसका नाम गैनीमिड रखती है। ठीक है ना, तो गैनीमिड सिखाता है उसको, तो आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना।
2016 वाले क्वेश्चन है। इन द फेमस मोनोलॉग फ्रॉम एज यू लाइक इट, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, ये पूरी दुनिया एक स्टेज है। द लास्ट सीन डिपिक्टेड, आपको जाना है जैक्विस ये वाली बात कहता है, मोनोलॉग कहता है जैक्विस, जिसमें वो 7 स्टेजेस बताता है। वो 7 स्टेजेस बताता है। देयर आर 7 स्टेजेस, जिनमें से पहली स्टेज वो इन्फेंट की है, फिर वो चाइल्ड की है, स्कूल जाने वाले बच्चे की है, फिर तीसरा वो जो है वो लवर बनता है, फिर वो सोल्जर बनता है, ठीक है ना, पेंटालून बनता है, फिर वो जज बन जाता है। इस तरह से 7 स्टेजेस है। ये पूछ रहा है आपसे कि जो ऑल द वर्ल्ड स्टेज है, इसमें लास्ट सीन कौन सा है। लास्ट सीन में ना वो आदमी बिल्कुल बूढ़ा हो जाता है और उसका ना न दांत रहते हैं, सा टीथ, सा टेस्ट, सा आईज, कुछ भी नहीं रहता उसके, और उसकी याददाश्त भी चली जाती है। वो एक तरह से ना दूसरा बचपन है, सेकंड चाइल्डहुड, ऑब्लिवियन स्टेज आती है, बिल्कुल भुलक्कड़ हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। 7 स्टेज, लास्ट सीन वही है, सेकंड चाइल्डनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन, बिल्कुल यही है। सेकंड चाइल्डनेस है जिसमें आपकी ऑब्लिवियन, याददाश्त चली जाती है, बहुत कम याद रह जाती है। इन्फेंट म्यूलिंग, ये तो फर्स्ट है। लीन एंड स्लीपर्स पेंटल, फिफ्थ है। फेयर राउंड बैली विद गुड कैपन लाइन, ये सिक्स्थ है ना, वो जो जज बन जाता है, जज जैसा दिखता है, पेट मोटा हो जाता है, वो वाली स्टेज। इसके अंदर लास्ट स्टेज है सेकंड चाइल्डनेस। फिर देखिए, all the world's a stage and all the man and women merely players as you like में ये लाइन किसने कही थी? जैक्विस ने कही थी। सी किसने कही लाइन? ये जैक्विस ने कही। उसने 7 स्टेज बताई हैं इसके अंदर, जो मैंने आपको नोट्स में बताया भी था। रोजालिंड एंड शेक्सपियर, जो शेक्सपियर में जो रोजालिंड है इसके एज यू लाइक इट में, डिस्गाइज हरसेल्फ एज, वो अपना किस रूप में भेष बदलती है? गैनीमेड के रूप में। देखो ये 2 बार क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया क्वेश्चन। गैनीमेड 2020 में भी आया, पिछली बार है ना, एक बार पहले आ चुका। फिर देखो, अकॉर्डिंग टू जैक्विस, ये क्वेश्चन में रिपीट हुआ है। अकॉर्डिंग टू जैक्विस इन हिज मोनोलॉग ऑल द वर्ल्ड स्टेज, व्हाट इज द 7 स्टेज? 7वीं स्टेज क्या है? आखिरी स्टेज क्या है? सेकंड चाइल्ड की है। स्लीपर्ड पेंटालून, सेकंड चाइल्डनेस, दूसरा बचपन, एंड मेयर ऑब्लिवियन। बिल्कुल, ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है और इसका आंसर बी होगा। ठीक है दोस्तों, ओके। फिर बात करते हैं आगे हम लोग। Who utters the words, "Oh, coz, coz, my pretty little coz, that thou didst know how many fathom deep I am in love"? ये कौन कहता है? रोजलिंड ऑरलैंडो के प्यार में खुद पड़ जाती है। वो जंगल में रह रही है, ऑरलैंडो की टीचर बनी हुई है गैनीमेड के रूप में, लेकिन खुद भी उसके प्यार में पड़ गई है और बहुत गहराई से प्यार है। मैनी फैदम डीप, कितना गहरा प्यार है तुम कह नहीं सकते। आई एम इन लव, मैं कितना गहरा प्यार करती हूँ उसको। वो ये बात बताती है अपनी कजन सीलिया को। ये बात आ रही है, Who utters the words, "Oh, coz, 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 my pretty little"? तो ये कौन कहता है? ये रोजलिंड कहती है अपनी कोज, अपनी कजन, कोज मीन्स कजन, अपनी कजन रोजलिंड अपने कजन सीलिया को बात कहती है। कौन कहता है? ये रोजलिंड कहता है। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर डी करेंगे हम लोग। फिर देखिए, इन द एपिलॉग रोजलिंड बिफोर बिडिंग फेयरवेल मेक्स अ लास्ट अपील। इस एज यू लाइक इट में एक और अलग बात होती है। प्रोलॉग में जनरली एक महिला आती है और एपिलॉग में एक मेल कैरेक्टर आता है। प्रोलॉग किसी भी ड्रामा के शुरू में होता है, एपिलॉग ड्रामा के लास्ट में होता है। और यहाँ एज यू लाइक इट में ये उल्टा होता है। प्रोलॉग में तो आता है ऑरलैंडो, जो कि मेल कैरेक्टर है, और एपिलॉग में आती है रोजलिंड, जो कि एक फीमेल कैरेक्टर है। और वो आकर के लास्ट में रिक्वेस्ट करती है अपने ऑडियंस से,
तो विमेन से कहती है अगर आप अपने हस्बैंड को प्यार करती है तो हमारे नाटक को भी प्यार करें और उसको आप लोगों को बताएं कि अच्छा नाटक है, लाइक करें एज मच एज पॉसिबल। और ऐसे मैन को भी कहती है कि तुम अगर औरतों से प्यार करते हो, अपनी बीवियों से प्यार करते हो, तो तुम इस नाटक को पसंद करो। ठीक है ना। और भी कई बातें होती है एपिलॉग में। तो ये पूछ क्या रहा है अपने से, रोजलिंड जो होती है वो एपिलॉग में लोगों से जब फेयरवेल लेने आती है, मेक्स लास्ट अपील टू, तो एक वो अपील करती है। काहे की अपील करती है? जैक्विस टू बी हैप्पी, कि जैक्विस तुम खुश रहो। हर फादर टू लिव इन आर्डेन, उसके पापा ड्यूक सीनियर से कहते हैं कि आप तुम जंगल में ही रहो। या द वुमन इन द ऑडियंस टू लाइक द प्ले, वो विमेन औरतों से कहती है कि आप हमारे प्ले को पसंद करें। बिल्कुल ये वाली बात है। वुमन से भी कहती है, मैन से भी कहती है, बट मैन का इसमें है नहीं ऑप्शन। गैनीमट को अपील टू गैनीमट नॉट टू ट्रबल ऑरलैंडो, नहीं ये नहीं कहती हो, ये वाली बात कहती है। एपिलॉग में ये वुमेन से कहती है कि आप प्ले को पसंद करें। तो सी आंसर होगा दोस्तों। फिर देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट द टाइटल ऑफ द प्ले एज यू लाइक इट। इस एज यू लाइक इट का टाइटल के बारे में कौन सी बात इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है? देखिए, द टाइटल माइट हैव बीन सजेस्टेड टू शेक्सपियर बाय लॉज प्रेफर्स टू हिज नॉवेल रोजलिंड। ये टाइटल ये कहता है कि रोजलिंड के ये जो लॉज है, लॉज के एक नाटक है, उसका नॉवल है रोजलिंड, वहां से इस टाइटल प्रभावित है। और रोजलिंड की कहानी भी कहीं वहीं से ही है। और जो फ्रेज है ये इफ यू लाइक इट सो, एज यू लाइक इट जो टाइटल रखा है, ये रोजलिंड नॉवल था लॉज का, वहां से लिया गया है। ये तो बात सही है। द टाइटल रेफर्स द इमेंस वैरायटी ऑफ द प्ले। ये टाइटल ये भी बताता है कि इस प्ले में काफ़ी सारी वैरायटीज हैं, अलग अलग बातें हैं। बिल्कुल ये बात भी सही है। इन द एपिलॉग टू द प्ले रोजलिंड सेज लाइक एज मच एज ऑफ द प्ले एज प्लीज यू। तो लास्ट में एपिलॉग में आके बोलती है रोजलिंड कि आपको जितना पसंद हो, जितना आप कर सकते हैं पसंद, इसको प्लीज पसंद कीजिए। और द कैरेक्टर्स इन द प्ले डू नॉट गेट व्हाट दे लाइक, ये बात गलत होगी। ये कह रहा है कि कैरेक्टर्स इस प्ले में वो प्राप्त नहीं कर पाते जो चाहते हैं, ऐसा नहीं होता। इस प्ले में जो भी कैरेक्टर्स है, जो उनको चाहिए ना, सब लास्ट में मिल जाता है, सब कुछ बढ़िया रहता है। ये कॉमेडी है, ये पेस्टोरल कॉमेडी है, रोमांटिक कॉमेडी है, इसमें सब कुछ लास्ट में बढ़िया हो जाता है। जो जो अच्छे कैरेक्टर्स ने चाहा था वो सब उनको मिल जाता है। तो ये वाली बात भी सही है, डी सही। ये बात गलत है। ये कह रहा है प्राप्त नहीं होता, बल्कि है कि प्राप्त हो जाता है। तो 20th का आंसर क्या करेंगे आप लोग? डी करेंगे, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। ये संस्कृत डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है। देखो भाई, रन रन ऑरलैंडो कार्व ऑन एवरी ट्री। ये जब ऑरलैंडो रोजलिंड के प्यार में पागल हो जाता है और जंगल में ये दर दर भटकता है उसकी तलाश में, उसको बड़ा प्यार लगा, उसका तलाश में नहीं मतलब ऐसे ना, वो चाहता है कि वो सबको बताए कितना प्यार करता है रोजलिंड। तो क्या करता है, वो कुछ लव लेटर्स लिखता है और उसके अंदर रोजलिंड के बारे में वो अच्छी अच्छी बातें लिखता है। हालांकि उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी नहीं होती, उसकी मजाक उड़ाती है रोजलिंड खुद, सीलिया, जैक्विस, टचस्टोन सब मजाक उड़ाते हैं उसकी। बट वो तो प्यार में पागल है। वो क्या करता है, हर पेड़ के ऊपर उनकी जो बार्क होती है उनके ऊपर वो लव लेटर्स को जाके ऐसे हर पेड़ पे लगभग लगभग लगा के आता है, स्टिक करता है। और जब वो पेड़ पे वो लगा रहा है तो बड़ा खुश हो रहा है और गाना गा रहा है और सब पेड़ पे लगा रहा है ताकि सब लोग देख लें कि देखो भाई मैं कितना प्यार करता हूँ। और तब वो बोलता है, खुद ही बोलता है, रन रन ऑरलैंडो। ऑरलैंडो खुद अपने लिए बोल रहा है, रन रन ऑरलैंडो कार ऑन एवरी ट्री, हर पेड़ पर लगा दो, केयर दो इन लव लेटर्स को। द फेयर द चेस्ट एंड अनएक्सप्रेसिव शी, कि कितनी सुंदर है वो, शी मतलब रोजलिंड। रोजलिंड कितनी सुंदर है, कितनी चेस्ट, कितनी पवित्र है और कितनी अनएक्सप्रेसिव है। उसकी खूबसूरती का वर्णन नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ये हु इज द स्पीकर ऑफ द अबव लाइंस इन द प्ले एज यू लाइक इट? कौन है स्पीकर? ऑरलैंडो खुद, ऑरलैंडो हिमसेल्फ। आंसर ए होगा दोस्तों,
ऑरलैंडो खुद नहीं कहा था। ये बड़ा लोगों को एक क्वेश्चन गलत किया था लोगों ने, क्योंकि लोग लगा कि ऑरलैंडो बारे में ऑरलैंडो थोड़ी बोलेगा। बट आप जब टेक्स्ट पढ़ेंगे, आप टेक्स्ट की लाइंस को देखेंगे तो पता लगेगा कि ऑरलैंडो नहीं कहा था। तो टेक्स्ट में से क्वेश्चन बहुत आते हैं इस लाइन उठा करके आजकल। और देखिए नेक्स्ट, हु हैज बीन कॉल्ड द एम्बॉडीमेंट ऑफ हेलेन्स फेस। ऑरलैंडो जब लेटर लिखता है ना और पेड़ों पे लगाता है, तो एक लेटर को सीलिया पढ़ती है, रोजलिंड की छोटी बहन, वो पढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ है, वो ऑरलैंडो लिखता है रोजलिंड के बारे में कि तुम हेलेन्स फेस हो, क्लियोपात्रा की मैजेस्टी हो, अटलांटा की ग्रेस है तुम्हारे पास। तो हेलन, अटलांटा, क्लियोपात्रा, इन कैरेक्टर से उसकी कंपेयर करता है ऑरलैंडो। और ये जो किसने ये बात किसने कही, हु हैज बीन कॉल्ड, किस हु हैज बीन कॉल्ड, किसके लिए कहा गया है ये शब्द किसके लिए कहे गए? ये रोजलिंड के लिए कहे गए। किसने कहे हैं? ऑरलैंडो ने कहे। ये लेटर में लिखा, उस लेटर को पढ़ा किसने? सीलिया ने। तो ये फीबी के लिए है, ये रोजलिंड के लिए है, ये सीलिया के लिए है, या ऑड्री के लिए? किसको कहा गया है? हेलेन्स फेस, क्लियोपात्रा मैजेस्टी, अटलांटास ग्रेस, रोजलिंड को कहा है। ठीक है ना? रोजलिंड को कहा है ऑरलैंडो ने अपने लेटर में। क्वेश्चन नंबर 23, A fool, I met a fool in the forest. जैक्विज जब टच स्टोन से मिलता है तो वो अपने राजा ड्यूक सीनियर को जाके बोलता है कि सर, मैंने आज एक मूर्ख देखा, एक मोटली फूल देखा इन द फॉरेस्ट। किसने देखा? जैक्विज ने। और फूल कौन है? वो कॉटली फून या मोटली फूल कौन है? वो है टच स्टोन। तो मैंने एक मोटली फूल, मोटली मतलब कलरफुल, मैंने कलरफुल एक कोर्ट का, एक दरबार का एक क्लाउन देखा, एक जोकर देखा, जो बहुत कलरफुल कपड़े पहने हुए हैं। दीज लाइन्स आर स्पोकन बाय, ये जैक्विज ने कही, जैक्विज ने कही है और रिपोर्ट किया उसने ड्यूक सीनियर। आंसर हो जाएगा अपना डी, जैक्विज। जैक्विज की लाइन है। और ये फूल कौन है इसके अंदर? ये फूल है टच स्टोन, टच स्टोन। ठीक है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। आगे देखिए, ब्लो ब्लो द विंटर विंड, दिस लाइन इज स्पोकन बाय, ये सेकंड सॉन्ग है। देयर आर 5 सॉन्ग्स इन एज यू लाइक इट। ये सेकंड सॉन्ग है जो अमीन्स ने गाया। एक तो अंडर वुड ट्री वाला, ट्री वाज अंडर वुड ट्री, अंडर ट्री वाला, और एक ये वाला, ये दोनों अमीन्स के गाए हुए गाने, अमीन्स ने गाया। 24 का बी ए करेंगे आज। ठीक है ना? Who compares the oath of a lover to be no stronger than the word of tapster? देखो, ये मैं बताता हूँ क्या बात थी, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। जब रोजलिंड बहुत प्यार में पड़ जाती है और वो ट्यूटर बन जाती है ऑरलैंडो की, गैनीमेड के रूप में, तो वो ऑरलैंडो कहती है कि तुम मेरे घर पे आओ, मैं तुम्हें हाउ टू बी बेटर इन लव, हाउ टू ओवरकम द लव सिकनेस, ये मैं तुम्हें सिखाऊंगी। ऑरलैंडो को रोजलिंड कहती है, और वो गैनीमेड बनी हुई है। वो उसको बुलाती है और वो टाइम पे नहीं आता है। ऐसा 2-3 बार होता है, बुलाती तो टाइम पे नहीं पहुंचता। वो बड़ी दुखी हो जाती है। उसके लिए एक एक पल, एक एक सेकंड निकालना, 1 सेकंड के 1000 हिस्से हो जाते हैं उसके, 1000 पार्ट्स कहती भी हो। उसके लिए इंतजार करना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी दुखी हो जाती है। फिर वो अपनी बहन सीलिया से कहती है कि देखो वो आया ही नहीं, आया ही नहीं। तब सीलिया रोजलिंड को बोलती है, द ओथ ऑफ अ लवर टू बी नो स्ट्रोंगर देन द वर्ड ऑफ टेप्स्टर, कि जो एक लवर के जो कस्में होती है ना, द ओथ ऑफ अ लवर, एक लवर की जो कसम होती है, टू बी नो स्ट्रोंगर देन द वर्ड ऑफ अ टेप्स्टर। टेप्स्टर होता बारटेंडर, जो बार में शराब वराब पिलाते ना, उसको बोलते। उसके शब्द से ज्यादा बड़े शब्द नहीं होते। एक शराब बेचने वाला, शराब परोसने वाला, और एक
लवर की ओथ कसम, ये बराबर बात होती है। हु कंपेयर्स, कौन कंपेयर करता है इनको? सीलिया का, ठीक है ना। रोजलिंड को वो बोल रही है, किसके बारे में? ऑर्लैंडो के बारे में। तो ये आंसर होगा ए। फिर देखिए, मैन आर अप्रैल व्हेन दे हु, डिसम्बर व्हेन दे मेट, मेट्स आर मे व्हेन दे आर मेट्स, बट द स्काई चेंजेस व्हेन दे आर वाइफ्स। ये बात रोजलिंड कहती है, शादी के बारे में बात करती है। रोजलिंड ऑर्लैंडो को कह रही है कि आदमी अप्रैल होते हैं, अप्रैल होते हैं, बहुत गर्म होते हैं, बहुत खुश होते हैं, अच्छे होते हैं। व्हेन दे वू, जब वो लड़की को वू करते हैं, फ्लर्ट करते हैं, कॉर्टशिप करते हैं, उसको फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो बहुत गर्म मिजाज के, गर्म मतलब अच्छे मिजाज के रहते हैं, अप्रैल की तरह खूबसूरत और स्प्रिंग की तरह रहते हैं, बसंत ऋतु की तरह। दिसंबर व्हेन दे वेड, लेकिन जैसे शादी होती है वो दिसंबर बन जाता है, सर्दी, ठंड, कोल्ड, उनके प्यार में बिल्कुल ठंडापन आ जाता है। लेकिन जब वो करते हैं तो बिल्कुल उनके गर्म जोशी रहती है, अप्रैल की तरह। और लड़कियां भी ऐसी हैं, मेट्स, कुंवारी लड़कियां, मे व्हेन दे आर मेट्स, कुंवारी लड़कियां जब मेट्स होती हैं, लड़कियां रहती हैं, तब तो वो मे की तरह गर्म रहती हैं, बिल्कुल अच्छे से प्यार से बात करती हैं। बट द स्काई चेंजेस व्हेन दे आर वाइव्स, लेकिन पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है, पूरा आसमान बदल जाता है जब वाइव्स बन जाती है। तो ये बात रोजलिंड ने कही है। किसने कही है? ये रोजलिंड ने कही है दोस्तों, ठीक है ना। और ये ऑर्लैंडो से बात करती है, तब बोलती है। फिर देखिए, द मास्क इन द प्ले अकर्स इन, इस एज यू लाइक इट ड्रामा के अंदर एक मास्क का सीन आता है लास्ट में, एक्ट 5 के सीन 4 में। लास्ट सीन, लास्ट एक्ट, लास्ट सीन, जब शादी का तय हो जाता है कि अब शादी होगी, तो जो शादी की जो देवी है, गॉडेस ऑफ मैरिज, हेमन, जो हीमन है वो, और उसके जो फॉलोअर्स है ना, कुछ मास्क पहन के आते हैं। तो मास्क वाला सीन जो एक्ट 5 में होता है, लास्ट वाले सीन में, एक्ट 5 सीन 4, सी होगा आंसर, ठीक है ना। 27 का सी। द एपिलॉग इज स्पोकन बाय, ये इसमें जो एपिलॉग है वो कौन बोलती है? रोजलिंड बोलती है। सीलिया, ड्यूक सीनियर, रोजलिंड, रोजलिंड, सी आंसर। द प्ले एज यू लाइक इट इज ए कॉमेडी ऑफ मैनर्स, नहीं, अपसर्ड ड्रामा एक पेस्टोरल कॉमेडी है, बिल्कुल सही है। पेस्टोरल मतलब गांव का, जंगल का सीन है। इस पूरे एज यू लाइक इट में जो फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, इसका वर्णन, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। इसमें शेफर्ड, शेफर्डेस, गॉट हर्ड, डियर, एनिमल्स, लायनेस, स्नेक्स, ब्रूक्स, रिवर्स, जंगल, इन्हीं की बात हो रही है। और लास्ट में सब कुछ बढ़िया भी हो जाता है। तो एक पेस्ट्रल कॉमेडी, कॉमेडी है, पेस्ट्रल कॉमेडी। ए आंसर, सी आंसर। हीमन इज द गॉड ऑफ मैरिज, हीमन किसकी गॉड है? मैरिज, गॉडेस है, एक्चुअली में देवी है, गॉडेस ऑफ मैरिज, द गॉड ऑफ मैरिज। Which of the following has not been referred to in the play? इसमें कौन सी चीज प्ले में नहीं आई है? मल्टीपल मैरिजेस, बहुत सारी शादियां होती हैं, बिल्कुल 4 मैरिज होती है इसके अंदर। यूजोपेशन, यूजोपेशन होता है कि इसमें प्रॉपर्टी हट भी जाती है, बिल्कुल। जो ड्यूक जूनियर है, ड्यूक फ्रेडरिक, वो ड्यूक सीनियर फर्डिनेंड की प्रॉपर्टी को यूजअप कर लेता है, ये बात भी होती है।
ककल्ड्री, ककल्ड्री का सीन आता है क्या? इसमें बिल्कुल आता है। जब हिरन को मारते हैं तो उसके सींग लगाकर एक आदमी के ऊपर चला जाता है, जो कि कहा जाता है कि भाई जो विमेन्स हैं, जो विमेन है वो लड़कों के साथ शादी के बाद दूसरे लड़कों के साथ में उसके रिलेशंस बन जाते हैं, और ऐसे में वो आदमी के साथ ककल्ड्री हो जाता है। तो ऐसे कुछ सीन इसमें दिखाए गए ककल्ड्री वाले। सुसाइड का कोई केस नहीं है इसमें, तो आंसर डी होगा, सुसाइड नहीं। मल्टीपल मैरिजेस हैं, यूजोपेशन है और ककल्ड्री है, ठीक है ना। तो ककल्ड्री मतलब लड़की का लड़कों को धोखा देना शादी के बाद, वो वाली बात। सारे सीन आते हैं इसमें। Which of the following is not true? कौन सा ट्रू नहीं है अबाउट द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन? जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है उसके बारे में 3 बातें सही हैं, एक बात गलत है। अगर हम बात करें तो जो ये जो आर्डन है, जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, यहाँ खास बात है कि यहाँ जो भी गया वो चेंज हो गया, अच्छे में चेंज हो गया। एविल जो थी ना वो गुड चीजें बन गई हैं, अच्छी बन गई हैं। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ खुशियां हैं, यहाँ सब लोग खुश हैं, गाने गा रहे हैं, मस्तियां कर रहे हैं, शादी हो रही है, लव हो रहा है, बहुत अच्छा माहौल है, जंगल में मंगल हो रहा है। तो उसमें कौन सी बात है? 3, ये 3 तो अच्छी बातें तो होंगी, इसमें एक बात गलत होगी। इट इज अ काइंड ऑफ यूटोपियन प्लेस, बिल्कुल यूटोपियन प्लेस है क्या? हाँ है, ऐसा है। ऐसी जगह केवल इमेजिनरी है, वाकई में ऐसी कोई जगह नहीं है। ये यूटोपियन प्लेस है, एक इमेजिनरी प्लेस है, बिल्कुल ठीक है। इट हैज बीन शोन टू हैव पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। फॉरेस्ट ऑफ आर्डिन में ट्रांसफॉर्मेशन की पावर है, जो आपको ट्रांसफॉर्म कर देगी एविल टू गुड। आप बुरे होंगे, वहां जाकर अच्छे बन जाएंगे। जैसे ओलिवर वहां जाता है, चेंज हो जाता है, जो बुरा विलेन कैरेक्टर था वो चेंज हो जाता है। ड्यूक फ्रेडरिक अपने भाई ड्यूक सीनियर को मारने जाता है वहां पर जंगल के अंदर, की बड़े मजे कर रहा है, मैं उसको हटाता हूँ वहां से। जब वो खुद जाता है, उसको कोई रिलीजियस मैन, एक धार्मिक आदमी मिलता है और उसका दिमाग चेंज कर देता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और वो कहता है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ रहा हूँ, अपने बड़े भाई को दे रहा हूँ, ड्यूक सीनियर को दे रहा हूँ। तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है एविल टू गुड। बिल्कुल सही बात है, ये वाली बात भी सही है, ये वाली बात भी सही है। इट हैज रफ वेदर एंड कोल्ड विंड, ये बात भी सही, बार बार कहते हैं, ड्यूक सीनियर भी कहता है, जैक्विस भी कहता है, अमीन्स भी कहता है कि बहुत अच्छी जगह है जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है। बट यहाँ ना ठंड बहुत है, बस एक दिक्कत ये है, एडवर्सिटी है, ठंड बहुत ज्यादा है, खराब मौसम रहता है, रफ वेदर रहता है। ये वाली बात भी सही थी। कौन सी बात गलत है, कौन सी ट्रू नहीं है? देयर इज नो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इन दिस प्लेस। इस प्लेस में कोई स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं है, बिल्कुल है। यहाँ जो गया उसका स्पिरिचुअली डेवलपमेंट हो गया, चाहे वो जैक्विस हो, चाहे ड्यूक सीनियर हो, ड्यूक फ्रेडरिक हो, ओलिवर हो, सब बदल जाते हैं, उनका स्पिरिचुअलिटी भी चेंज हो जाती है। ये कह रहा है नो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, कोई स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं होता, खूब होता है, ये गलत, डी हो, ठीक है ना। इसका आंसर आप डी करें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए आप। According to Oliver, what would Orlando bring to a wrestling match with Charles? चार्ल्स एक रेसलर है ड्यूक फ्रेडरिक के कोर्ट का। ये ओलिवर के पास जाता है और ओलिवर को सारी बातें चार्ल्स ही बताता है। वो चार्ल्स ओलिवर के पास जाता है तो ओलिवर उसे कहता है चार्ल्स को कि तुम्हारी लड़ाई ऑर्लैंडो से होगी, रेसलिंग होगी, और ऑर्लैंडो बहुत ही क्लेवर कनिंग पर्सन है। वो जब तुमसे लड़ने आएगा ना तो कोई पॉइजन, कोई जहर लेकर आएगा और तुम्हें दे देगा और तुम्हें मार देगा। ऐसा भड़काता है चार्ल्स को ओलिवर, ऑर्लैंडो का बड़ा भाई, क्योंकि वो ऑर्लैंडो को पसंद नहीं करता। और आपने देखा होगा एक्ट फर्स्ट के सीन फर्स्ट में उनकी लड़ाई भी हो जाती है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू ओलिवर, व्हाट वुड ऑर्लैंडो ब्रिंग, ऑर्लैंडो क्या लेकर आएगा टू रेसलिंग मैच विद चार्ल्स। चार्ल्स अपने साथ रेसलिंग मैच में क्या लेकर आएगा? ए स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एज, नहीं। ए लस्ट फॉर प्राइज मनी, नहीं। पॉइजन लेकर आएगा, और सम अदर डिसीटफुल मीन्स, ऐसा ही कोई धोखे की चीज लेकर आएगा ऑफ सिक्योरिंग विक्ट्री, ताकि वो जीत सके। ये सिक्योर करने के लिए वो कुछ ना कुछ ट्रिक अपनाएगा, स्कीम अपनाएगा, प्लॉटिंग करेगा। ये भड़काता है ओलिवर चार्ल्स को, ठीक है ना। हालांकि ऑर्लैंडो ऐसा कुछ भी नहीं करता और वो गलत आदमी है भी नहीं, ओलिवर ऐसा भड़काता है कि वो लेकर आएगा, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 34, व्हाई डज ओलिवर इनहेरिट द बल्क ऑफ हिज फादर्स एस्टेट? ओलिवर को अपने पिता की एस्टेट क्यों मिलती है, उसको उसके पिताजी की संपत्ति क्यों मिलती है? क्योंकि वो बड़ा बेटा है, और दोस्तों बड़े बेटे को ही प्रॉपर्टी मिलती है। ये परंपरा हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी रही है, तो ये परंपरा बाहर भी रही है। नियम ये है कि जो बड़ा बेटा है उसको प्राइमोजेनिचर कहते हैं हम लोग, प्राइमोजेनिचर। ये प्राइमोजेनिचर मतलब होता है जो बड़ा बेटा है ना उसी को प्रॉपर्टी मिलेगी। तो उसको प्रॉपर्टी क्या मिलती है? बिकॉज ओलिवर वाज द सन लीस्ट एबल टू मेक हिज ऑन वे इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो कमजोर था और अपना गुजारा नहीं कर सकता था, इसलिए उसको प्रॉपर्टी दी गई, सारा संपत्ति दी गई। नहीं, ये गलत है। ओलिवर इज द ओल्डेस्ट सन, ओलिवर सबसे बड़ा बेटा था, एंड देयरफॉर गारंटेड द इनहेरिटेड बाय लॉ, इसलिए कानून के हिसाब से उसको ये सारी संपत्ति इनहेरिटेड होनी थी। ये बात है, ये बात है, बड़े बेटे होने की वजह से उसको बोलते हैं प्राइमोजेनिचर। जो बड़ा बेटा होता है ना उसी को प्रॉपर्टी मिलती है। ओलिवर को इसी वजह से प्रॉपर्टी मिली, लेकिन ओलिवर गलत निकला। उसके फादर ने कहा था, रोलैंड डी बॉयस ने, कि तुम अपने भाइयों को अच्छा पढ़ाओगे, अच्छी ट्रेनिंग दोगे, इतना पैसा दोगे। लेकिन ओलिवर जैकपिस को तो पढ़ा देता है, पर ऑरलैंडो को पसंद नहीं करता वो, तो उसको न तो पढ़ाता है, न उसको ट्रेनिंग करवाता है, न उसको प्रॉपर जितने पैसे देने चाहिए उतने पैसे देता है। तो वे गलत काम करता है, और उसको प्रॉपर्टी मिलती है। तो इसलिए मिलती है कि बड़ा बेटा है वो, ओल्डेस्ट सन। आंसर बी हो जाएगा। 35 देखो, एट व्हाट इवेंट डू ऑरलैंडो एंड रोजालिंड मीट फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑरलैंडो और रोजालिंड फर्स्ट टाइम कब मिलते हैं? जब ऑरलैंडो ड्यूक फेडरिक के कोर्ट में चार्ल्स से रेसलिंग करने आता है, तब पहली बार रोजालिंड और सीलिया दोनों ही ऑरलैंडो को देखती हैं। उनको खबर दी जाती है कि बहुत ही खूबसूरत एक राजकुमार आया है जो चार्ल्स से लड़ेगा, भिड़ेगा, रेसलिंग करेगा, और फिर वो उसको सपोर्ट भी करती है लड़ाई के अंदर। और जब ऑरलैंडो जीत जाता है तो रोजालिंड इतनी खुश होती है कि वो खुश होकर के अपने गले से चैन निकाल करके उसको दे देती है, ऑरलैंडो। तो ये इस तरह की घटना इसमें होती है। फर्स्ट टाइम उससे वो कुश्ती वाले मैदान में मिलते हैं, मैच मिलते हैं, रेसलिंग मैच। ये रेसलिंग मैच आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाई डज ड्यूक फ्रेडरिक डिसलाइक ऑरलैंडो? ड्यूक फ्रेडरिक ऑरलैंडो को क्यों पसंद नहीं करता? मैं बता रहा था आपको कि जो रेसलिंग मैच करने के लिए आता है ऑरलैंडो, तो चार्ल्स से वो जीत जाता है। ड्यूक फ्रेडरिक खुश होता है कि चलो जीता है कोई। वो उससे बात करता है कि तुम कौन हो, कहां से है, तो बताता है कि मैं रोलैंड डी बॉयस का बेटा हूं। तो ड्यूक फ्रेडरिक बड़े नाराज हो जाते हैं, क्योंकि जो ड्यूक फ्रेडरिक का दुश्मन है उसका बड़ा भाई ड्यूक सीनियर, और रोलैंड डे बॉयस उसका दोस्त था, दुश्मन का दोस्त। तो दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन हो गया, तो एनिमी हो गया रोलैंड डी बॉयस। और ऑरलैंडो रोलैंड डी बॉयस का बेटा है, तो वो भी उसका दुश्मन हो गया, इसलिए वो नाराज हो जाता है। वो क्यों पसंद कर नहीं करता उसको? क्योंकि वो उसके दुश्मन का बेटा है, रोलैंड डी बॉयस का बेटा है। ऑरलैंडो फाइंड्स रोजालिंड मोर ब्यूटीफुल? नहीं। ऑरलैंडो's brother Oliver owes the Duke a considerable sum of money? नहीं। Orlando beat the Duke's prize wrestler? नहीं। The Duke and Orlando's father were enemies, क्योंकि ड्यूक और ऑरलैंडो के जो पिताजी थे रोलैंड डे बॉयस, वो दुश्मन थे, एनिमीज थे, इसलिए आंसर हो जाएगा 36 का आंसर क्या करेंगे? डी, क्योंकि वो दोनों दुश्मन थे इसलिए उसको नापसंद करता है। कौन दुश्मन थे? ड्यूक फ्रेडरिक और ऑरलैंडो के फादर। हाउ डज ड्यूक फ्रेडरिक प्लान टू फाइंड सीलिया एंड रोजालिंड आफ्टर देयर डिपार्चर फ्रॉम कोर्ट? ड्यूक फ्रेडरिक कैसे प्लान बनाता है कि सीलिया को, रोजालिंड को कैसे ढूंढेगा? तो मैं बताता हूँ, कहानी आपने सुनी होगी। रोजालिंड और सीलिया अपने लेवल पे भाग जाती है, साथ में एक नौकर टच स्टोन को ले जाती है ताकि उनके जंगल में वो रक्षा कर सके और सार संभाल कर सके। टच स्टोन को साथ में लेके जाती है। वो चली गई तीनों। अब जब
ड्यूक फ्रेडरिक को पता लगता है कि यार मेरी बेटी तो रोजलिंड के साथ भाग गई, सीलिया भी भाग गई साथ में, तो बड़ी दिक्कत हो गई, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ऐसी बात करता है वो। तब कोई एक वो जो उनका सर्वेंट होता है वो बोलता है उनको, कोटियर, कि जो सीलिया की जो वेटिंग जेंटलवुमन है, जो दासी है, जो उसकी सर्वेंट है, पर्सनल सर्वेंट है, हेस्पिरिया, उसने सीलिया को रोजलिंड को बात करते हुए सुना था ओरलैंडो के बारे में, और बहुत अच्छी बात कर रही थी ओरलैंडो के बारे में। हेस्पिरिया को ये कहीं ना कहीं डाउट होता है कि हो ना हो वो ओरलैंडो के साथ ही गई है। जब ऐसी बात वो सर्वेंट को बताती है, और सर्वेंट जो है राजा के ड्यूक फ्रेडरिक को बताता है, तो उसे लगता है कि यार तो ओरलैंडो साथ भाग गई, वो तो है भी पहलवान टाइप का आदमी, और ले गया हुआ साथ में भगा करके, मेरी बेटी को भी ले गया, रोजलिंड को भी ले गया। तब फिर वो ओलिवर को बुलाता है, ओरलैंडो के बड़े भाई को। ओलिवर ने बुलाता है कि तुम आओ और तुम ढूंढ के लाओ। पहले तो पूछता है तुम्हारे घर पे है कि नहीं है, तो ओलिवर मना कर देता है कि साहब वो कुश्ती लड़के मेरे घर पे तो आए ही नहीं। और आपने कहानी में पढ़ा होगा कि एडम जो ओलिवर का नौकर है और वो ऑरलैंडो को बड़ा पसंद करता है, वो ओलिवर के कोर्ट में ऑरलैंडो घुसने से पहले उसको बाहर गार्डन में रोक लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें इस महल में नहीं जाना चाहिए क्योंकि ओलिवर तुम्हें मारना चाहता है। तो वो कहता मैं कहाँ जाऊं, तो चलो मेरे साथ, मैं चलता हूं और मैं चलूंगा। एडम बोलता है और तुम ये 500 क्राउन भी पकड़ो मेरी तरफ से और मैं तुम्हारी सेवा भी करूंगा। तो दोनों जंगल में चले जाते हैं। ओलिवर को नहीं पता कि वो जंगल में चला गया। तो जब ड्यूक फ्रेडरिक ओलिवर को बुलाता है तो ओलिवर कहता था मुझे तो नहीं पता वो कहाँ है। नहीं पता, ढूंढो उसको तुम, 1 साल के अंदर, 1 ईयर, 1 साल में तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। 1 ईयर में ढूंढोगे, नहीं ढूंढोगे तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया जाएगा, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर दिया जाएगा। ओलिवर डर जाता है और ओलिवर जंगल उसको लेने जाता है, फॉरेस्ट आर्डन पहुंच जाता है लेने के लिए। ये क्या पूछ रहा है, हाउ डज ड्यूक फ्रेडरिक प्लान टू फाइंड सीलिया एंड रोजलिंड। ड्यूक फ्रेडरिक कैसे प्लान बनाता है सीलिया को रोजलिंड को ढूंढने का। जब वो अपने कोर्ट से डिपार्चर कर जाती है, जंगल चली जाती है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चली जाती है, तो कैसे ढूंढने की कोशिश करता है। तो देखो, ही विल, ये भी देखो आप, ये आंसर होगा, ही विल रिक्रूट ओलिवर टू हेल्प फाइंड ऑरलैंडो। वो ओलिवर को काम देगा ऑरलैंडो को ढूंढने का। whom he suspects has teamed up with the women, जो उसको लगता है कि ऑरलैंडो ने ही वीमेन के साथ टीम बनाई और उनके साथ वो चला गया। ऐसा लगता है ड्यूक फ्रेडरिक को कि वो ऑरलैंडो के साथ चला, क्योंकि वो नौकरानी ने बताया था कि उसके बारे में बात कर रही थी, तो वो ही ले गया उनको साथ में और उसको ढूंढने का काम उसके भाई ओलिवर को दे दिया। आंसर यही होगा इसमें ना। जैसे ये कह रहा है डी वाला कोई प्लान नहीं था, वो डिसगाइज हो जाता है, खुद रूप बदल लेता है और फिर ढूंढने चला जाता है, नहीं ये भी नहीं होता। वो हर पर्सन से इंटरव्यू करेगा, पूछेगा उसके कास्टल में कि कहाँ गई, क्या गई, डॉटर के वेयर व्हाट्स बारे में पूछेगा। नहीं, इसमें होगा डी, वो ओलिवर को हायर करेगा, तो काम देगा कि तुम जाओ और ढूंढो उसको जाकर, ठीक है ना, ऐसा होगा। तो बी होगा आंसर। Who is the attendant of Celia in the play? ये देखो, ये है हेस्पेरिया, ये उसकी अटेंडेंट है, उसकी जेंटल वुमन है, ये नौकरानी है, दासी है, उसकी अटेंडेंट है, ये दासी है। और इस हेस्पेरिया का मैंने बताया था आपको, इसका केवल जिक्र होता है बस इसी बात के लिए कि वो इन्फॉर्म करते ही शायद वो ऑरलैंडो साथ चले गए, और हेस्पेरिया कोई डायलॉग वायलॉग इस पूरे नाटक में, प्ले में नहीं है। डी होगा आंसर। On what topic does Corin attempt to counsel? कोरिन एक कैरेक्टर है इस कहानी के अंदर जो कि शेफर्ड है, एक तरह से, है ना, भेड़े वेड़े चराता है। और ये जब रोजलिंड और सीलिया जंगल में पहुंचती हैं तो यही उनको घर दिलवाता है, झोपड़ी दिलवाता है, हालांकि वो पैसे में खरीदती है बट ये मदद करता है उनकी। कोरिन और सिल्वियस दोनों दोस्त हैं, दोनों जंगल में रहते हैं। तो कोरिन काउंसिल करता है अपने यंग शेफर्ड सिल्वियस को, जो सिल्वियस है उसको काउंसिल करता है।
सिल्वियस क्या है, फीबी के प्यार में पड़ा हुआ, बड़ा पागल है उसके प्यार में। फीबी उसको भाव देती नहीं है, वन साइडेड लव है, और सिल्वियस बहुत चाहता है। तो सिल्वियस परेशान रहता है, बहुत परेशान रहता है वो प्यार के चक्कर में। तो उसको कोरिन समझाता है, कोरिन जो है वो सिल्वियस को समझाता है प्यार के मैटर पे। तो सी आंसर, लव मैटर पे उसको वो समझाता है दोस्तों, ठीक है ना, लव मैटर के ऊपर। कोरिन सिल्वियस, सिल्वियस किससे प्यार करता है, फीबी से। क्वेश्चन नंबर 40, अपॉन अराइविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन, आर्डेन पहुंचने के बाद, जब ये आर्डेन पहुंच जाते हैं, कौन, एडम, एडम जो होता है वो ओरलैंडो के साथ जंगल में है। एडम बूढ़ा हो चुका है, तो बहुत लंबी यात्रा करके ऑरलैंडो और एडम जंगल पहुंचते हैं। तो एडम बिल्कुल ऐसे कहता है कि मैं तो मरूंगा, आई विल डाई, आई विल डाई ऑफ हंगर, भूख से मरूंगा। पागल हो जाता है, उसको ना पानी मिल रहा है ना खाना मिल रहा है। वो कहता है मैं मरूंगा, मेरी कब्र यहीं खोद दो। ऑरलैंडो कहता है भाई तुम हिम्मत मत हारो, तुम्हें भूख की बजाय तुम्हारे जो अंदर से स्पिरिट है ना वो खत्म हो रही है, तुम जिंदा रहने की कोशिश करो, तुम कर जाओ। तो एडम क्लेम करता है कि ही विल सून डाई, वो जल्दी मरेगा। तो ही अज्यूम्स द कॉज, इसका मौत का कारण क्या मानता है वो, डेथ किस कारण से होगी, भूख की वजह से, बहुत भूखी हो जाते हैं। ऑरलैंडो भूखा रहता है बट वो ज्यादा, एडम की स्थिति ज्यादा खराब होती है। फिर ऑरलैंडो खाना लेकर आता है एडम के लिए ड्यूक सीनियर के टेंट में जाकर के, वो जहाँ रुके हुए हैं ना केव के बाहर, गुफा के वहां रुके हुए हैं, वहां जाता है और वहां उसको शराब और खाना सब मिलता है। फिर एडम को वहां लेके जाता है और खाना खिलाता है उसको। ये भूख वाला सीन आता है इसमें, जब ये एक्ट सेकंड में जंगल में पहुंचते हैं ऑरलैंडो और एडम। After an eye-opening stroll around the forest of Arden, what profession does Jacques intend to pursue? जब ये जंगल में जाते हैं तो जैकविस भी साथ में रहता है ड्यूक सीनियर के, और वहां इसको ना वो मिलता है टच स्टोन, टच स्टोन मिलता है। टच स्टोन से काफी प्रभावित होता है। टच स्टोन कौन है, एक मोटली फूल है, कलरफुल फूल है, और उसको देख के बड़ा खुश होता है जैकविस, और कहता है कि इफ आई वर अ फूल, कि काश मैं भी फूल बन जाऊं। मूर्ख, मूर्ख मतलब यहाँ पे क्लाउन है, जोकर है, जो जो कोर्ट के जोकर होते हैं राजा के दरबार में, जो है ना हंसोकड़े होते हैं, मस्करी करने वाले लोग होते हैं, जैसे अकबर के उसके अंदर क्या बोलते हैं बीरबल था, उस टाइप से। तो क्या बनना चाहता है प्रोफेशन में, शेफर्ड, हाईवेमैन, फूल, फूल बनना चाहता है, बटलर नहीं, फूल बनना चाहता है, ठीक है ना। तो जैकविस फूल बनना चाहता है टच स्टोन की तरह। How much time does Duke Frederick allow Oliver to find Orlando? Duke Frederick ओलिवर को कितना समय देता है ऑरलैंडो को ढूंढने का, 1 साल, 12 मंथ्स, 12 मंथ्स देता है वो, 1 ईयर, 12 मंथ्स। टेक्स्ट में लिखा हुआ है 12 मंथ्स देता है, 12 महीने देता है, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। Why does Rosalind doubt that Orlando is truly in love? रोजालिंड को डाउट क्यों होता है कि ऑरलैंडो लव में वास्तव में पड़ा हुआ है? क्योंकि ऑरलैंडो कहता है कि मैं तो प्यार में पागल हो गया हूँ, मैड हो गया हूँ। लेकिन जब रोजालिंड ऑरलैंडो को देखती है तो उसे दिखता है कि तो पागल है, सही से दिखता है, तो ये पागल कहाँ है? अगर ये प्यार में पागल होता तो दिखता तो सही, वो दिखता ही नहीं है पागल, इसलिए इसको डाउट होता है। तो देखो, लव इज मैडनेस, प्यार पागलपन होता है, एंड ही डज नॉट लुक लाइक अ मैडमैन, और वो मैडमैन की तरह दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब प्यार में, सच्चे प्यार में वो नहीं है। ए आंसर होता है। 43 का आंसर क्या करोगे दोस्तों, ए करोगे। देखो 44, व्हाट डज सिल्वियस से ऑफ फीबीज आईज? सिल्वियस जो फीबी से प्यार करता है, जिसको कोरिन
समझाने की कोशिश करता है कि तुम इतना पागल मत बनो। वो सिल्वियस फीबी की आंखों के बारे में क्या कहता है? वो कहता है कि तुम्हारी आंखें कातिलाना हैं, ये स्कॉर्नफुल हैं, ये मेरा मर्डर कर देंगी, दे विल किल मी। उन आंखों को वो मर्डरर्स कहता है, स्कॉर्नफुल कहता है, थ्रेटनिंग कहता है। इसका आंसर क्या होगा? दे आर सो अमोरस दैट दे एम्ब्रेस हिम। वो शर्मिंदा कर देंगे उसको, अमोरस है नहीं। दे आर सो डल दैट दे बोर हिम। वो इतनी डल, इतनी सी रूखी बेकार हैं कि जो उसको बोर कर देंगी। दे आर सो आर्टिफिशियल, इतनी नकली हैं कि वो दे इंटिमिडेट हिम, कि वो उसको इंटिमिडेट, धमका रही हैं, डरा रही हैं। दे आर सो स्कॉर्नफुल दैट दे विल मर्डर हिम। ये होगा, इतनी डरावनी है, इतनी धमकाने वाली है, स्कॉर्नफुल है, इतनी भयानक है कि भयानक मतलब इतनी वो है, कातिलाना है कि वो मर्डर ही कर देंगे। ये बात कहता है सिल्वियस फीबी को उसकी आंखों के बारे। प्रेमी लोग, लवर्स लोग ऐसी बातें करते हैं। तो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। Why does Rosalind believe that Phoebe should feel lucky? रोजलिंड ये क्यों मानती है कि फीबी को लकी फील करना चाहिए? देखो, फीबी जो है ना, बिल्कुल भी जो सिल्वियस को प्यार करता है ना, उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देती, उसको बिल्कुल भी वो ना, उसको अवॉइड करती है, नेग्लेक्ट करती है, उसको बहुत परेशान करती है, उसको भला बुरा कह देती है। लेकिन सिल्वियस को फिर भी बहुत सच्चा प्यार करता है, उसके पीछे पीछे भागता रहता है। फिर इस मसले को सॉल्व करने के लिए बीच में रोजालिंड आती है गैनीमेड के रूप में। लड़का बनती है वो जंगल के अंदर गैनीमेड। वो वहां आती है और वो फीबी को समझाती है, उसको भला बुरा कहती है कि तुम तो बदसूरत हो, तुम तो अगली हो, तुम तो सुंदर हो ही नहीं। मेरा अगर तुम मुझे ऑफर करती, गैनीमेड बन के बोल रही है रोजालिंड, तुम मुझे अगर ऑफर करती तो मैं तो तुरंत ही तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम तो सुंदर लगती नहीं हो, यू आर नॉट ब्यूटीफुल, यू आर नॉट प्रीटी। और फिर भी तुमसे ये सिल्वियस जैसा एक अच्छा आदमी प्यार करता है, तो तुम्हें तो लकी समझना चाहिए अपने आप को। ये कहती है। Why does Rosalind believe that Phoebe should feel lucky? क्योंकि her father was willed her fortune। नहीं, उसके पापा ने उसको विल में फॉर्चून, बहुत सारा पैसा दिया था उसकी वसीयत में। नहीं, ए मैन लाइक सिल्वियस लव्स हर। क्योंकि सिल्वियस जैसा आदमी उसको प्यार करता है, डिस्पाइट हर लैक ऑफ ब्यूटी, जबकि उसके अंदर सुंदरता की कमी भी है। फीबी सुंदर भी नहीं है। गैनीमेड यही कहता है रोजालिंड के रूप में कि भैया मैं तो तुमसे प्यार ही नहीं करता, तुम सुंदर हो ही नहीं। तो इसलिए बी आंसर होगा। रोजालिंड ये कहती है कि तुम्हें सिल्वियस जैसा प्यारा आदमी प्यार करता है, जबकि तुम सुंदर नहीं हो। ये तुम्हारे लिए लकी होने की बात है। इसमें आंसर बी होगा दोस्तों। हाउ डज फीबी रिस्पॉन्ड टू गैनीमेड्स हार्श क्रिटिसिज्म ऑफ हर? जब गैनीमेड उसको इस तरह से हार्श क्रिटिसिज्म करता है कि तुम सुंदर नहीं हो, तुम बदसूरत हो, फिर भी तुम्हें ये ऐसा, तुम नाटक करती हो, तुम सिल्वियस को भला बुरा कहती हो, मैं तुम्हें होती, मैं तुम्हें घास ही नहीं डालती, आई आई विल नॉट ना फॉलो यू, मैं तुम्हें कुछ बोलती ही नहीं, मैं तुम्हें डिसलाइक करता मतलब गैनीमेड जब ये बात बोलता है, तो फीबी उसको कैसे रिएक्ट करती है, फीबी कैसे रिस्पॉन्ड देती है? गुस्सा तो होती है, और गुस्सा होकर के उसको लेटर लिखती है, और लेटर में भी वो थोड़ा भला बुरा कहती है, बट कहीं ना कहीं उसको प्यार करने लग जाती है फीबी। सिल्वियस फीबी को प्यार करता है, और फीबी जो है वो गैनीमेड को प्यार करने लगती है, जबकि गैनीमेड लड़की है, रोजालिंड है। तो वो कैसा रिस्पॉन्ड करती है? उसको एक लेटर लिखती है, लव लेटर टाइप लिखती है उसको। सी पॉइजन्स हिज वाइन, उसकी शराब में जहर मिला देती है। नहीं, शी डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज रॉयल्टी, वो एक राजा जैसी बन जाती है और उम्मीद करती है कि वो पुटिंग हिम इन हिज प्लेस, वो उसको प्लेस से हटा देगी। नहीं, शी राइट्स हिम अ लव लेटर, वो उसको लव लेटर लिखती है, बिल्कुल लव लेटर लिखती है। डांटने के बावजूद उसको लव लेटर लिखती है। ये उल्टा होता है, प्यार में ऐसे होता है। फीबी प्यार करती है गैनीमेड को, और फीबी को प्यार करता है सिल्वियस। Whom does Orlando save?
ऑरलैंडो किसको बचाता है फ्रॉम द अटैक ऑफ हंग्री लायनस, एक भूखी शेरनी से किसको बचाता है? तो देखो थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे कि जो ड्यूक फ्रेडरिक है ना, वो ओलिवर ऑरलैंडो के बड़े भाई को उसको लेने भेजता है कि तुम्हारे पास 1 साल है, 12 महीने, तुम अपने भाई ऑरलैंडो को ढूंढ के लाओ, अदरवाइज योर प्रॉपर्टी विल बी सीज्ड, योर प्रॉपर्टी विल बी कॉन्फिस्केटेड। सो ही सेट्स ऑफ, रवाना होता है, जंगल में पहुंचता है और वहां एक सांप उसके गले में जाके लटक जाता है। सांप से बचाता है उसको ऑरलैंडो। फिर वहां एक शेरनी भी होती है, उस शेरनी से बचाता है। ऑरलैंडो बचाता है ओलिवर को। तो ऑरलैंडो किसको बचाता है हंगरी के लायनस से अटैक से? इस अटैक से कौन बचाता है, किसको बचाता है? वो ओलिवर को बचाता है। ओलिवर कौन है? उसका बड़ा भाई। एक बार तो मन करता है कि ना बचाओ, एक बार दुश्मन है क्यों बचाओ, बट फिर वो उसको बचा ही लेता है क्योंकि वो इंसान अच्छा है। तो ये आंसर। फिर देखो, व्हाट डज रोजालिंड डू आफ्टर लर्निंग ऑफ ऑरलैंडोज इंजरी? जब रोजालिंड को पता चलता है कि ऑरलैंडो घायल हो गया शेरनी से लड़ने के चक्कर में, तो वो बेहोश हो जाती है। शी फेंट्स, बेहोश हो जाती है। हालांकि वो गैनीमेड होती है, आदमी के रूप में, और जब बेहोश होती है तो ओलिवर ये खबर बताता जाकर कि भाई ऑरलैंडो बेहोश हो, वो ऑरलैंडो घायल हो गया, मैं उसको वहां ड्यूक सीनियर के यहाँ छोड़कर आया हूँ। और वो जब बेहोश होने वाला था तो उसने कहा कि भाई गैनीमेड को जाके बोलो कि मैं उसकी क्लास में जो लेसन लेती है ना, ट्यूटर करती है, वो पढ़ाती है उसको कि कैसे प्यार करना है, उस क्लास में मैं नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि ऐसी घटना हो गई। तो जब गैनीमेड, रोजालिंड जो गैनीमेड बनी हुई जो सुनती है, वो बेहोश हो जाती है। बड़ा अजीब लगता है ओलिवर को, यार आदमी बेहोश कैसे हो गया सुन करके, तो आदमी तो बेहोश थोड़े होते हैं कोई ऐसे, बट वो बेहोश हो जाती है। शी फैंट्स, बेहोश हो जाती है। ये आंसर। 49. What animal do jackies and the lords of the forest kill? कौन से जानवर को मारते हैं दोस्तों? वो डियर को मारते हैं। और डियर के सींग जो मारता है ना, शिकारी होता है, उसके सिर पे भी वो सींग लगाते हैं। डियर को मारते हैं, इनमें से किसी और को नहीं, डियर को मारते हैं, हिरण को मारते हैं। Which inhabitant of the forest? फॉरेस्ट का कौन सा निवासी एंड एडमायरर ऑफ ऑड्री, जो कि ऑड्री का एडमायरर भी है। ऑड्री क्या है? एक गोट हर्ड है, बकरियां चराने वाली है। शेफर्ड नहीं है ये, शीप नहीं चराती, बकरियां चराती है। एक विलेज की वेंच, एक महिला है। ऑड्री सिंपल सीधी सादी औरत है, लड़की है। एक कौन है? तो जंगल का निवासी है और वो ऑड्री को पसंद करता है, जिसको टच स्टोन रूडली डिसमिस कर देता है, जिसको टच स्टोन बहुत बुरी बुरी बातें सुनाता है, और जो ऑड्री से प्यार करता है ना, उस प्यार को वो कैंसिल करवा देता है, और खुद टच स्टोन ऑड्री से लास्ट में शादी कर लेता है। तो कौन सा कैरेक्टर है ये? विलियम। कौन है? विलियम। विलियम जो है वो ऑड्री का एडमायरर है और वो जंगल में रहता है और उसकी खूब बेइज्जती करता है टच स्टोन। तो विलियम वो कैरेक्टर जिसका ज्यादा जिक्र नहीं होता, एक दो बार आता है बस। ठीक है ना? 50 का भी हो जाएगा। तो ये मैंने 50 क्वेश्चंस करवाए और मैं आपको टोटल इसमें लगभग 128 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो 50 हो गए। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको 50 क्वेश्चन और करवाने वाला हूं, फिर 28 का एक लास्ट पार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मैंने साथ साथ में आपको प्लॉट भी बताता रहा, कहां से कौन सा सीन उठाया वो भी होता रहा। ज्यादा अच्छा होगा कि एक बार टेक्स्ट पढ़ लें आप लोग। वैसे तो मैंने मेन लाइंस आपको मैंने बता दी थी यहाँ पर, और क्वेश्चंस और क्लियर हो गई होगी। फिर भी यू आर सपोज टू रीड द टेक्स्ट फुली, पूरे टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू सो मच।